आज मैं आपको स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल का माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का प्लान कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो प्लान आप कॉपी में बनाएंगे वो है। आप ये मत समझ जाइएगा कि जो रीइंफोर्समेंट स्किल है उसका मतलब केवल और केवल प्रश्न पूछने के बाद जो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं वो है, वो नहीं है। रीइंफोर्समेंट हम हर जगह यूज़ करते हैं। बच्चा चाहे वो खेल रहा हो, उसने अच्छा काम किया है, अच्छा खेला है तो हम उसको प्राइज़ देते हैं, मेडल देते हैं। अगर बच्चे ने अच्छा डांस किया है, अच्छा गाना गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छी एंकरिंग कर लेता है, अच्छी तरह रीड कर लेता है, बहुत अच्छी राइटिंग है, हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। और हर गलत एक्टिविटी के लिए हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम एक तो जो वो गलत कर रहा है उसको मना करेंगे करने के लिए, उसको सही जगह लेके आएंगे। और दूसरा हम जो बैरियर्स हैं, जो उसकी लर्निंग में बाधा डाल रहे हैं, उनको हम रिमूव करेंगे और उसकी लर्निंग की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो अभी यहाँ पर कंपोनेंट लिखे हैं, जो मैं कंपोनेंट आपको बता रही हूँ, आप जो प्लान बनाते हैं अपनी माइक्रो टीचिंग की कॉपी में, उससे उससे रिगार्डिंग है। उसमें हम प्रश्न पूछते हैं और और इन कंपोनेंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि आपने इन कंपोनेंट्स को अपनी स्किल में यूज़ किया है या नहीं किया है। तो हम उसी के संबंध में इनको पढ़ेंगे। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन मतलब अगर बच्चा आंसर दे देता है, आपको बहुत अच्छा आंसर देता है या प्रयास करता है, तो आप कहते हैं अच्छा, वेरी गुड, आप और अच्छा कर सकते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। जहाँ पर हम शब्दों से उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं वो होता है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। दूसरा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन मतलब जब स्टूडेंट, वही है अगेन, कि अच्छा आंसर दे रहा है और अच्छा काम किया है उसने, फिर हम उसको बार बार हम ये नहीं बोलेंगे वेरी गुड, अच्छा, ये वो। कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे के आंसर के साथ एग्री करने के लिए हम सर हिलाते हैं, हम हंसते हैं, उसको थपथपाते हैं, उसके लिए ताली बजवाते हैं। तो ये सब काइंड ऑफ नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। फिर तीसरा कंपोनेंट है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, अगर सही आंसर नहीं दिया, सही काम नहीं किया है उसने, तो हम उससे कहते हैं नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। अब नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का ये मत समझ लीजिए कि आप उसको उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं, उसको आप डांट रहे हैं। डांटना और पनिशमेंट देना नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होता है। नकारात्मक पुनर्बलन का ये मतलब होता है कि जो बैरियर है उसको रिमूव करके हम उसकी लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। ठीक है। नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट में जब वो कुछ गलत है तो वहाँ पर हम उसको शब्दों के थ्रू, नहीं, ये अच्छा नहीं किया आपने, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस तरीके से जब हम कहेंगे तो वहाँ पर हम कहते हैं कि हम नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। चौथा है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। देखिए, बार बार जो रूल मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग भी ये है कि बार बार हमको शब्दों के थ्रू एक ही प्रकार का रीइंफोर्समेंट यूज़ नहीं करना है, एक ही तरीके का यूज़ नहीं करना है। तो बार बार अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे उसे कि नहीं नहीं, नो नो नो, दिस एंड दैट, ऐसे नहीं बोलना है हमको। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सर हिलाते हैं नहीं की मुद्रा में, हम उसको घूर देते हैं, हम उसको आंखें दिखाते हैं। तो ये होता है जब हम फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने फिजिकल जेस्चर के थ्रू उसको ये दिखाते हैं कि वो सही नहीं कर रहा है, तो वो होता है नकारात्मक नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर पांचवा है विद्यार्थियों के सुझावों, भावनाओं का समर्थन। क्योंकि अभी हम इसको क्वेश्चंस के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, इनको, इन कंपोनेंट्स को, तो मैं इसी के रेफरेंस में आपको बताऊंगी। विद्यार्थियों के सुझावों और भावनाओं का समर्थन।
अब क्या होता है बच्चों, कभी हमने कोई प्रश्न पूछा उनसे, बच्चों से कोई प्रश्न पूछा और बच्चे ने कुछ अपने तरीके से जो उसको समझ में आया है वो उत्तर दे दिया है उत्तर उसका। तो हम क्या करते हैं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, बट हम इसको ऐसा कर सकते हैं। वी आर जस्ट क्या कर रहे हैं, उसके सजेशंस को भी ले रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस भी इमोशन और फीलिंग में आके उसने वो आंसर दिया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलत को नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर है सराहना कथनों का प्रयोग। वैसे तो ये भी जो है सराहना कथनों का प्रयोग भी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वर्ण का एक भाग है, बट हम इसको आपके प्लान में इसको देखते हैं, इस कंपोनेंट को भी देखते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप और अच्छा कर सकती हो। तो इस तरीके के जहाँ पर हम कथनों का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं यूजिंग प्रेज वर्ड। 7वां है विद्यार्थियों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिखना। मीन्स जैसे बच्चे ने कुछ उत्तर दिया और हमको लगा हाँ इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा आंसर इसने दिया है, तो हम उसको ब्लैक बोर्ड में लिख लेंगे। तो उससे बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होता है करने के लिए कि मैम ने देखो मेरा आंसर ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, और मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर है 8वां कंपोनेंट है विद्यार्थियों के कथनों को दोहराना, उनकी पुनः रचना अथवा सारांश देना। मतलब अगर बच्चे ने क्या किया है, जैसे माना मैंने जो प्लान बनाया है, या माना कोई ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने कहा बच्चों आप बताइए कि बारिश कैसे होती है। बच्चा कुछ ऐसे इतना प्रोसेस तो पूरी नहीं बताएगा, लेकिन वो बताएगा कि मैम बारिश तो बादलों से होती है। तो वहाँ पर टीचर क्या करता है कि क्या करेगा, उसको वो पुनः फ्रेम करेगा, नहीं बच्चों बारिश ऐसे होती है, ये प्रोसेस होती है, ये इस तरीके से उसको पूरा फ्रेम करके बताएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या करते हैं हम, कभी जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, हम कहेंगे बच्चों सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, तो बच्चा कहेगा मैम गंगा नदी भारत की सबसे लंबी। तो टीचर भी उसके आंसर को ऐसे रिपीट कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते हैं ऐसा कि हम कहेंगे हाँ बच्चों ठीक बोला आपने, गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। तो इस तरीके से हम उसके आंसर्स को रिपीट करते हैं, तब भी ठीक है। ये थे कंपोनेंट। अब जो प्लान हम बना रहे हैं उसको कैसे लिखना है ये देखते हैं। ये देखिए ऊपर का जो पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो आपका ब्लैक बोर्ड एंट्रीज वाला है। दिनांक लिखिए आपने, विषय सामाजिक अध्ययन लिखा है मैंने, उप विषय में भूगोल है, प्रकरण में पर्यावरण, कक्षा 7 का ये प्लान है। सेकंड मैंने लिख दिया पीरियड, और 6 मिनट का आपका माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाया है। अब वो प्रश्न कैसे बनाने हैं और कैसे हम जो कंपोनेंट हैं उसको लिखते हैं ये देखिए आप। पहला मैंने प्रश्न पूछा, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें जीव, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे आदि आते हैं क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट ने उत्तर दिया, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें जीव जंतु, नदी, पहाड़, पौधे आदि आते हैं पर्यावरण कहलाता है। तो उसने सही उत्तर दिया है। तो जो छात्र अध्यापक है वो क्या करेगा, सही उत्तर दिया है उसने, गुड नहीं बोल रहा, वो अच्छा भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो क्या करता है, वो दोनों तरीके के रीइंफोर्समेंट को यूज कर रहा है, नॉन वर्बल भी और वर्बल भी। वर्बल में कह रहा है वो ऐसे, और सर हिलाते हुए कह रहा है, सर हिलाते हुए हाँ की मुद्रा में सर हिला रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वर्बल और पॉजिटिव नॉन वर्बल दोनों तरीके के रीइंफोर्समेंट का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। फिर है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, छात्र अध्यापक ने पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है छात्र अध्यापक की क्रिया में ही हम इसको लिखेंगे। छात्र अध्यापक कह रहा है बिल्कुल सही, पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए उसने उसके उत्तर को रिपीट कर दिया है। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमने उधर कंपोनेंट देखे, जो भी कंपोनेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे उसको हम घटक वाले कॉलम में लिखेंगे। कुछ भी अपने मन से मत लिखिएगा जैसे आप लोग लिखते हैं, अपने कंपोनेंट को देख लेना। जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी बार यूज़ कर रहे हैं उसको आप यहाँ लिखेंगे। जिस भी प्रश्न में यूज़ कर रहे हैं उसको
यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमने तीसरा प्रश्न पूछा, दोनों प्रकार के पर्यावरण का नाम बताइए। बच्चा नाम बता रहा है। बच्चा कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। पर्यावरण के दो प्रकार हैं। छात्र अध्यापक विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराते हुए श्याम पर लिखेगा। दोनों चीज़ कर रहा है, एक तो उसके आंसर को रिपीट कर रहा है वो क्या छात्र अध्यापक, और दूसरा उसको दोहराते हुए वो उसको श्याम पट पर लिखता है कि पर्यावरण दो प्रकार का होता है, मानवीय और प्राकृतिक। तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वहाँ से देखेंगे आप कौन से नंबर का है, उसको यहाँ पर लिख देंगे घटक में। फिर चौथा क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण के कुछ उदाहरण बताइए, तो बच्चे ने उत्तर दिया है रेल, मोबाइल, मकान आदि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। तो उसने गलत आंसर दे दिया। शिक्षक ने यहाँ पर नेगेटिव वर्बल और नेगेटिव नॉन वर्बल दोनों को सर को हिलाते हुए, हम बोलते हैं ना एक साथ, केवल हम ऐसे स्टिफ खड़े होके नहीं बोलते हैं कि नहीं आपका उत्तर गलत है, ऐसे नहीं बोलते हैं हम दोनों, हम बॉडी जेस्चर्स को भी प्रयोग में कर लाते हैं और मुंह से भी बोलते हैं। तो छात्र अध्यापक कहता है कि नहीं आपका उत्तर गलत है। अब उसने गलत उत्तर दे दिया, इसलिए हमको उस प्रश्न को दूसरे बच्चे से पूछना है। जब दूसरा बच्चा सही उत्तर दे देगा फिर छात्र अध्यापक उसके लिए जो भी रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहेगा वो उसको यहाँ पर लिख देगा। फिर 5वें में हम पूछ रहे हैं जल हमें निम्न किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। बच्चा कह रहा है जल हमें नदियों, वर्षा, तालाबों आदि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ का हम कह रहे हैं आपका उत्तर ठीक है। इसका मतलब हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट भी यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव नॉन वर्बल भी यूज़ कर रहे हैं और हम उसके लिए प्रेज वर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको इसका लेसन प्लान, इसका माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाना है रीइंफोर्समेंट स्किल का। अब आप किसी भी सब्जेक्ट का प्लान बनाइए, किसी भी लैंग्वेज में बनाइए, प्रोसेस आपकी यही रहेगी, कंपोनेंट आपके वही रहेंगे। आपको ऐसे ही लिखना है। अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश में हो जाएंगे और जो कंपोनेंट, जो छात्र अध्यापक क्रियाएं में जो भी आप जिस भी तरीके का रीइंफोर्समेंट दे रहे हो वहाँ पर वो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। और जो कंपोनेंट है वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो एसएसटी हो, वो बायोलॉजी हो, वो मैथ्स हो, वो इंग्लिश हो, वो हिंदी हो, वो संस्कृत हो, वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा, आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, बट आपका प्लान इसी तरीके से बनेगा।